हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज़ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अपने दोस्त की भेजी हुई एक सच्ची भूतिया घटना सुनाने जा रहा हूँ। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं इस कैदी की एक सच्ची भूतिया कहानी को। समय दिन पर दिन बीतता चला गया, पर राखी की मानसिक स्थिति सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसका व्यवहार बहुत ही अजीब हो गया था। वो अपने घर में अचानक ही तोड़फोड़ करने लगी थी। अब तक की सभी दवाएं राखी पर बेअसर थी। कभी वो एकदम शांत हो जाती तो कभी वो गुस्से से आग बबूला हो जाती थी। राखी की हरकतों से उसके घर वाले अब तंग आ चुके थे, इसलिए उन्होंने राखी को एक अलग कमरे में बंद कर दिया था और खाने पीने की चीज़ें उसे बाहर से देते रहते थे। ये वही राखी थी जो एक समय अपने घर में सबकी चहेती थी, पर आज की हालात इतनी बुरी थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था। एक कमरे में बंद बंद राखी और ज़्यादा पागल हो चुकी थी और हर रोज़ रातों को वो पागलों की तरह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती थी कि मुझे बाहर निकालो, पर घर वालों ने उसे नज़रअंदाज कर दिया था और फिर राखी थक कर चुप हो जाती थी। राखी को कभी बाहर नहीं निकाला जाता था, उसे शौच भी उसी कमरे में करना पड़ता था और अब तो लोग सिर्फ उसे खिड़की से बाहर से ही देखकर चले जाते थे और उसकी ओर एक नज़र तक नहीं डालते थे कि आखिर उसकी हालत कैसी है। वो एक कैदी से बुरी ज़िंदगी जी रही थी। एक समय की बात है कि उसके घर वालों को कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर जाना पड़ा था, पर उसके सामने बस एक ही समस्या थी, राखी। क्योंकि वो उसे ना ही घर छोड़कर जा सकते थे, ना ही साथ ले जा सकते थे। उन्हें कम से कम 3 दिन के लिए बाहर जाना था, तो उन्होंने एक तरकीब सोची। उन्होंने राखी के कमरे में 3 से 4 दिनों तक के खाने की चीज़ें रख दी, जिसमें सिर्फ कई सारी रोटियां थी। सिर्फ और सिर्फ रोटी और कुछ नहीं। राखी को बस उन सूखी रोटियों से ही काम चलाना पड़ रहा था। सुबह होते ही उसके परिवार वाले राखी को उस कमरे में बंद छोड़कर चले जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है। राखी बहुत चिल्लाती है, पर उसकी मदद करने कोई नहीं आता है जो राखी को उस कमरे से बाहर निकाल सके। उसके थोड़े ही दूर पर रहने वाले उसके पड़ोसी जानते थे कि राखी पागल हो चुकी है। इसी कारण से उसके परिवार ने उसे एक अलग कमरे में बंद कर दिया है और यही सोचकर राखी की मदद करने कोई नहीं आता था कि वो उन पे ही हमला ना कर दे। दूसरे ही दिन उसके एक पड़ोसी ने गौर किया कि अब कमरे से आवाज़ आनी बंद हो चुकी थी। ऐसा लगता था कि मानो अब उस कमरे में कोई नहीं था। उसके पड़ोसी को डर हो गया कि कहीं वो मर तो नहीं गई, पर उन्हें ये हिम्मत नहीं हुआ कि वो उस कमरे तक जाकर देख सके। उसी रात जब लोग सो रहे थे, तभी एक अनजान व्यक्ति वहां आकर अपनी वाहन वहीं खड़ी कर देता है। उसके घर के सामने सड़क पर उस व्यक्ति को देख ऐसा लग रहा था मानो उसकी गाड़ी अचानक वहां आकर खुद अपने आप बंद हो गई हो। वह व्यक्ति काफ़ी प्रयास कर रहा था अपनी गाड़ी ठीक करने के लिए, पर उसकी गाड़ी चालू नहीं हो रही थी। वो अपने चारों ओर नज़र घुमाकर देख रहा था, पर उसे उस रात के सन्नाटे में कोई भी नहीं दिख रहा था। तभी उसके कानों में किसी की आवाज़ सुनाई देती है कि मुझे यहाँ से मुक्त करो। वो व्यक्ति उस आवाज़ को सुनकर डर जाता है कि आखिर ये आवाज़ कैसी है और किस ओर से आ रही है। वो अपनी गाड़ी को छोड़ उस आवाज़ की तरफ जाने लगता है। वह व्यक्ति उस घर के करीब आकर
रुक जाता है जहाँ से आवाज़ आ रही थी। अचानक आवाज़ आनी बंद हो जाती है और कुछ बिल्लियों के रोने की आवाज़ आने लगती है। वो व्यक्ति एकदम से डर जाता है। उसे लगता है आखिर ये जगह कैसी है, मैं कहाँ आ गया हूँ। उस व्यक्ति को सामने एक खिड़की दिख रही थी और उसके चारों ओर अंधेरा था, जिससे उस व्यक्ति को वो लड़की अच्छे से दिख नहीं रही थी। अंदर देखने के लिए उसने अपने मोबाइल निकाला तो मोबाइल की बैटरी भी समाप्त हो चुकी थी। तो उसने अपने पास से एक लाइटर निकाली और अंदर खिड़की में देखने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसने लाइटर जलाकर अंदर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने घर के अंदर एक लड़की को देखा जो बिल्कुल नग्न अवस्था में थी और मुझे कोई बचा लो की गुहार लगा रही थी। तभी वो व्यक्ति उस लड़की को देखकर अंदर जाने के लिए व्याकुल हो जाता है, पर उसे उस अंधेरे में उस कमरे का दरवाज़ा नहीं दिख रहा था। पर पास रखी लाइटर से उसने दरवाजे को ढूंढ लिया नहीं और अंदर जाने के बारे में सोचने लगा। पर दरवाजे पे एक ताला लगा हुआ था जिसकी चाबी उसके पास नहीं थी और वो जानता था कि अंदर जाने के लिए मुझे इस ताले को तोड़ना ही होगा। वो व्यक्ति डर रहा था कि अगर उसे कोई देख लेगा तो क्या होगा, पर कमरे से आ रही लड़की की आवाज़ ने उसे व्याकुल कर दिया और आखिरकार उसने उस ताले को एक बड़े पत्थर से मारकर तोड़ दिया। एक हाथ में जलती हुई लाइटर लेकर अब कमरे में प्रवेश करता है तो वो अपने सामने देखता है तो जो चीज़ वो देखता है वो घबरा जाता है। उसने कमरे के भीतर एक लड़की को देखा जो बिल्कुल नग्न अवस्था में थी और उसके फटे कपड़े इधर उधर बिखरे थे। ये दृश्य उसे भयभीत कर देता है। वो समझ नहीं पाता कि आखिर माजरा क्या है। उस व्यक्ति के हाथ में लाइटर जल रही थी जिसकी रोशनी उस लड़की के शरीर पर पड़ रही थी। वो लड़की अपना सर घुमाए पीछे की ओर बैठी हुई थी। जैसे ही वो व्यक्ति उस लड़के की तरफ बढ़ता है तभी वो लड़की पूछती है, कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? मेरा घर है, कौन हो तुम बताओ। तभी वो व्यक्ति डरी हुई आवाज़ में कहता है कि मेरा नाम आकाश है, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो तुम्हारी आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा कोई सहायता के लिए पुकार रहा है और मैं तुम्हारी आवाज़ सुनकर यहाँ चला आया। पर तुम कौन हो और इस अंधेरे कमरे में अकेले क्या कर रही हो? और अब सुबह हो जाती है। राखी के घर वाले आ जाते हैं और वे लोग आने के साथ ही सबसे पहले राखी के कमरे की ओर जाते हैं, ये देखने के लिए कि आखिर वो बच रही है या मर गई है। जैसे ही वो उस कमरे को खोलते हैं तो राखी को देखकर हैरान हो जाते हैं। उन्होंने देखा राखी पेट से है और एक कोने में बैठी रो रही है और अचानक बेहोश हो जाती है। घर वाले राखी को उठाकर कमरे से बाहर ले जाते हैं और उसे होश में लाकर ये पूछते हैं कि आखिर तुम पेट से कैसे हुई? कल तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी और अब अचानक ये कैसे संभव है? घर के लोग ये देखकर हैरान थे कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि ये गर्भवती हो गई, वो भी 3 दिनों के अंदर। और देखने में तो ऐसा लग रहा था कि मानो उसके गर्भ में पूरे 6 महीने का बच्चा पल रहा हो। ये देख सभी बहुत हैरान थे कि आखिर ये हो कैसे सकता है। उन्हें इस बात का भी शक नहीं हुआ कि ज़रूर इसके पीछे इस घर में कोई आया होगा, पर इतनी जल्दी ये सब कुछ कैसे हो सकता है? उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने अंदर से लेकर
बाहर तक छानबीन की पर उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि उनके पीछे कोई इस घर में आया हो। सब कुछ पहले की तरह ही था, पर अब सबसे ज़्यादा उन्हें इस बात की चिंता थी कि अगर कोई जान गया कि मेरे घर की लड़की जिसकी शादी अभी तक नहीं हुई वो पेट से है, तो समाज के लोग क्या कहेंगे। मैं तो कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। और इस बात को लेकर वे काफ़ी परेशान थे। राखी के पिता का नाम योगेंद्र था। उन्होंने सोचा कि इस बात को ज़्यादा दिन तक दबाया नहीं जा सकता, मुझे जल्दी ही इसका कोई समाधान ढूंढना होगा। योगेंद्र ने राखी को अकेले एक कमरे में बुलाया और ये पूछताछ करनी शुरू कर दी कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो गया। राखी खामोश रही। कभी कभी राखी बिल्कुल अच्छे से पेश आती तो कभी एकदम पागलों जैसे करने लगती, पर आज राखी का बिल्कुल सही ढंग से पेश आना ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो कभी पागल भी थी। तभी योगेंद्र ने अपनी पत्नी को भी राखी के कमरे में बुलाया और दोनों मिलकर राखी से ये पूछने लगे कि आखिर किसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, बताओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। पर राखी खामोश थी और एक शब्द भी नहीं बोल रही थी। तभी योगेंद्र एवं उसकी पत्नी अपने मन की बात राखी को कहने लगे। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता कि मेरे जाने के बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, पर आज जो तुम पेट से हो, अगर ये बात किसी को पता चल गया तो तुम्हारी नाक कट जाएगी इस समाज में और हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए राखी, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसे गिरा दो, इसी में सबकी भलाई है, नहीं तो हम लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। बस इतना कहना था कि उतनी देर में खामोश राखी तुरंत ही गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने कहा कि आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं, ये मेरा बच्चा है, इसे नहीं मारूंगी। और इतना कहकर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। तभी योगेंद्र और उसकी पत्नी ने राखी को उसी कमरे में बंद कर बाहर आ गए और बाहर आकर ये सोचने लगे कि अब क्या होगा। राखी तो कुछ समझने को तैयार ही नहीं। तभी उनकी पत्नी को एक उपाय सूझा। उन्होंने राखी के खाने में गर्भ गिराने वाली गोली मिलाकर रख दी। बस फिर क्या था, खाना खाने के कुछ ही घंटों बाद राखी की तबीयत बिगड़ने लगी और वो दर्द से चिल्लाने लगी और उसके गर्भ में पल रहा बच्चा खराब हो गया। राखी उस समय तक बेहोश थी, पर जैसे ही उसे होश आया तो उसने सबसे पहले अपने पेट पे हाथ रखा और उसे कुछ महसूस नहीं हुआ और बिस्तर पे उसने खून देखा जो राखी की था। वो समझ चुकी थी कि अब ये सब साजिश थी। राखी गुस्से में आकर कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से पीटने लगी। तभी उसके घर वाले आकर राखी को एक रस्सी से हाथ पैर से बांध देते हैं। उसे उसी कमरे में बंद कर दिया जाता है और ये कहा कि जब तक तुम शांत नहीं रहोगी तब तक तुम्हें ना ही खाने के लिए कुछ मिलेगा और ना ही पीने के लिए। इसी तरह तुम बंधी रहोगी। योगेंद्र अपने पड़ोसियों से ये पूछने चला जाता है कि क्या मेरे पीछे कोई आया था, क्या आपने मेरे घर में किसी को जाते हुए देखा था। तभी उनके पड़ोस के लोगों ने कहा कि आखिर बात क्या है, कुछ हुआ है क्या। योगेंद्र सकपका गया। उसे लगा कि कहीं ये लोग मेरा सच ना जान जाएं। तो योगेंद्र ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस यूं ही पूछ रहा हूँ। पड़ोस के लोगों ने कहा कि नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। आपके जाने के बाद आपके घर में कोई नहीं आया था। योगेंद्र को लग रहा था कि आखिर ये माजरा क्या है, राखी इतनी जल्दी पेट से कैसे हो गई। राखी को कमरे में
बंद किए हुए 5 घंटे बीत चुके थे, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। इसलिए योगेंद्र ने सोचा कि मुझे इस कमरे को खोलकर देखना चाहिए कि राखी कैसी है। योगेंद्र जैसे ही उस कमरे को खोलता है तो वो अपने सामने जो दृश्य देखता है एक पल के लिए डर जाता है। वो देखता है कि राखी नग्न अवस्था में बैठी हुई है और अपने गोद में अपने बच्चे को ली हुई है। योगेंद्र को लगता है कि मैंने तो गर्भ गिराने वाली दवा भी दी थी और वो दवा काम भी की थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने कम समय में एक बच्चा तैयार हो गया, वो भी जीवित। आखिर ये बच्चा मरा क्यों नहीं? योगेंद्र बहुत तनाव में आ जाता है और गुस्से में उस दरवाजे को बंद कर देता है जिसमें राखी थी। वो बाहर आकर बहुत गहरी सोच में पड़ जाता है। उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब संभव कैसे है। योगेंद्र को सबसे ज़्यादा इस बात की फिक्र थी कि अगर गांव में किसी को इसकी भनक भी लगी तो उसकी इज्जत चली जाएगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। गुस्से में आकर योगेंद्र ने फैसला लिया कि आज वो राखी के उस बच्चे को दोनों को मार ही डालेगा और वो उन्हें मारने के लिए चला जाता है। जैसे ही योगेंद्र उस दरवाजे को खोलता है तो फिर उसे ज़ोर से एक झटका लगता है। इस बार तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसके शरीर में खून की एक बूंद भी ना हो। वो जैसे ही दरवाज़ा को खोलता है वो देखता है कि कमरे में कोई भी नहीं है। कमरा बिल्कुल खाली है। वहाँ राखी एवं उसका बच्चा कोई भी नहीं है। योगेंद्र को लगता है कि ये कैसे हो सकता है। कमरा तो बंद था और खिड़की भी। आखिर वो चली कहाँ गई? योगेंद्र अपना सारा गुस्सा अपनी पत्नी पे उतारने लगता है और ये कहने लगता है कि तुमने ही उसे कमरे से भगाया है। और उसकी पत्नी बस यही कही जा रही थी कि मैंने उसे नहीं भगाया। मुझे नहीं मालूम कि आखिर वो कैसे और कहाँ चली गई। योगेंद्र उस कमरे की तलाशी लेना शुरू कर देता है। तभी उसकी नज़र वहाँ कोने में पड़ी एक डायरी पे पड़ती है। वो उस डायरी को लेकर बाहर आ जाता है और पढ़ना शुरू कर देता है। वो डायरी राखी की थी जिसमें उसने अपनी सारी आपबीती लिखी थी, शुरू से अंत तक की। उस डायरी में लिखा हुआ था कि एक आकाश नाम का व्यक्ति आया था जिसकी गाड़ी घर के बाहर लगी हुई थी। उसने राखी को अकेला पाकर उसके साथ गलत हरकतें की थी। राखी ने उस डायरी में ये भी लिखा था कि उसके अंदर एक आत्मा मौजूद था जो राखी को उस आदमी के साथ गलत करने पे मजबूर कर रहा था। वो आत्मा इतना खतरनाक था कि वो राखी को हर पल बेचैन किए हुए रहता था। वो बहुत बुरा था और आज वो उसे अपनी दुनिया में लेकर चला गया है, क्योंकि वो कहता था कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं मेरा है। मैं इसे यहाँ मरने नहीं दूंगा और अपने बच्चे को लेकर चला गया। और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी वापस भी आ पाऊंगी। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। बस आप लोग अच्छे से रहना। कम से कम आपके सर से एक बला तो टली, और वो बला मैं थी। डायरी को पढ़कर योगेंद्र ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। उसे अपनी करनी पे रोना आ जाता है। वो समझ जाता है कि वो कितना गलत कर रहा था राखी के साथ। और वही राखी जाते जाते अपने घर के लिए दुआ करके चली जाती है। योगेंद्र को रात में सपने में वही बच्चा दिखाई देता है। राखी भी दिखाई देती है जो योगेंद्र से इंसाफ मांग रही थी। वो पूछती थी कि आखिर मुझे इतने दिनों तक कैद करके क्यों रखा गया? अगर आप लोग चाहते तो मैं बच सकती थी। ये मृत्यु आपकी दी हुई है। इतना कहते कहते सपने में राखी का पूरा शरीर फटने लगता है। ये देखकर योगेंद्र
जाग उठता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसका पूरा शरीर काँप रहा था, क्योंकि आज तक कभी उसने अपने सपने में इतना डरावना चेहरा नहीं देखा। दिन प्रतिदिन राखी योगेंद्र के सामने आकर उसे डरा रही थी। राखी के डर से योगेंद्र सोना नहीं चाहता था। उसे सपने से डर लगने लगा था। खुद अब योगेंद्र भी मानसिक हालत खराब कर लिया था। उधर योगेंद्र की पत्नी की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। वो जब भी अपने बालों को सुलझाती थी वो तुरंत ही उलझ जाता था, मानो उसके सर के पीछे कोई आत्मा खड़ी हो। बहुत ही खराब हालत में हो चुकी थी। योगेंद्र एवं उनकी पत्नी को कई दिनों तक जब उनके पड़ोस वालों ने उन्हें नहीं देखा तो उन्हें शक हुआ। वे लोग योगेंद्र के घर चले गए। घर में पहुंच सभी पड़ोस वाले के होश उड़ गए। उस घर में कोई भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मानो इस घर में पहले कोई रहता ही नहीं था। एक अजीब सी खामोशी थी उस घर में। पड़ोस के लोग डर गए। वो समझ चुके थे कि कुछ तो बात ज़रूर है। इतनी जल्दी अचानक वो लोग कहाँ चले गए। पड़ोस के लोगों ने घर को हमेशा के लिए बंद कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि इस घर के करीब रहना खतरे से खाली नहीं है। कहा जाता है कि एक रूह जिसकी चीख आज भी उस घर में कैद है। जो गलत करता है उसके साथ हमेशा गलत ही होता है। ये थी इस कैदी की कहानी का भाग 1। तो आज मैं आपको अपने दोस्त की भेजी हुई एक सच्ची भूतिया घटना सुनाने जा रहा हूँ। तो इस कहानी का नाम है प्रेतों का पेड़। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि कुछ पेड़ों पर प्रेत रहते हैं। आप लोगों ने भी बचपन में अपने माता पिता एवं अन्य बुजुर्गों से कई दफ़ा सुना होगा कि इमली के पेड़ पर भूत प्रेतों का वास होता है। कहा जाता है कि उस तरह के पेड़ के बगल से गुजरने पर वह आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अभी भी कुछ लोग इसे झूठ मानते हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी सच मानते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हर पेड़ पर भूत हो। हाँ, पर कुछ पेड़ों पर ज़रूर होता है। पहले तो मैं भी इन पेड़ों पर रहने वाले भूत प्रेतों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन बिहार राज्य के नालंदा ज़िले से आई इस घटना ने मुझे झकझोर कर रख दिया। यह भी बहुत अजीब किस्म की घटना थी। इस घटना पर तब तक किसी को विश्वास नहीं होता जब तक वो खुद उस पेड़ को जाकर देख नहीं लेता, उसके रूह को महसूस नहीं कर लेता। आज मैं इस सच्ची घटना को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हम लोगों ने कई बार रास्ते से गुजरते वक्त सड़क किनारे कई सारे पेड़ देखे। कुछ सूखे होते हैं, कुछ हरे भरे रहते हैं। आप दिन में तो उसके बगल में गुजर जाते हैं, रात में वही सब पेड़ प्रेतों का डेरा बन जाते हैं। ज़्यादातर प्रेत एक अकेले ही किसी व्यक्ति को दिखाई देते हैं। पर क्या सच है? आइए मैं आपको इस कहानी की सच्चाई बताता हूँ। बिहार राज्य के नालंदा ज़िले में स्थित गांव हरथू से 2 किलोमीटर पीछे सड़क किनारे एक बहुत ही विशाल इमली का पेड़ है। इमली का पेड़ बहुत ही पुराना है, वह मोटी भी है। कहा जाता है कि यह पेड़ एक रहस्यमयी पेड़ है जो काफ़ी सालों से उस सड़क किनारे खड़ा है। इस पेड़ की प्रकृति ही विचित्र है। हरे के मौसम में यह सूखा हो जाता है और सूखे के मौसम में यह हरा हो जाता है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि यह पेड़ तकरीबन 300 साल पुराना है। इस पेड़ की टहनियाँ इस तरह से मुड़ी रहती हैं कि लगता है जैसे कोई व्यक्ति उस पर बैठा हो। इस पेड़ के बगल से गुजरने पर ही एक अलग तरह का रोमांच पूरे शरीर में
दौड़ उठता है। इस गांव के स्थानीय निवासी कौशल वर्मा ने इस पेड़ की एक घटना की पुष्टि की है। कौशल वर्मा की उम्र तकरीबन 55 वर्ष है और इसका कहना है कि आज से 15 साल पहले एक बार हमारे गांव में किसी की शादी थी। उस दिन हमारे गांव में बारात आई थी। मेरे घर के बगल की ही थी। एक लड़की की उस दिन बारात आने वाली थी। रात के तकरीबन 12 से 1 के बीच। उस समय हमारा गांव बहुत गरीब था और छोटा भी, इसलिए लाइट का उतना अच्छा प्रबंध नहीं किया गया था। हाँ, पर कुछ जगहों पर लाइट थी तो कुछ जगहों पर अंधेरा था। वह पेड़ इनके घर से कुछ ही मीटर की दूरी पर ही था। यहाँ के लोग तो जानते ही थे उस पेड़ के बारे में, पर शादी में व्यस्त लोग उस पर ध्यान नहीं दे पाए। इस बात पर उन्होंने गौर ही नहीं किया कि बारात में आने वाले लोगों को इसके बारे में कुछ तो पता नहीं होगा। उनके साथ क्या हो सकता है इसका अंदाज़ा भी इन्हें नहीं था। शादी में आए हुए बहुत सारे लोग उस पेड़ के अगल बगल से गुजर रहे थे। किसी का ध्यान उस पेड़ पर नहीं था, परंतु पेड़ पर मौजूद प्रेतों की नज़र इन लोगों पर टिकी हुई थी। कहा जाता है कि रात काफ़ी हो चुकी थी। बारात दरवाजे पर आ गई थी और सब कुछ विधि विधान से हो गया था। रात के समय बारात को ठहरने के लिए पेड़ से थोड़ी ही दूर पर एक फूस का बड़ा घर था। लोगों को उसी में रात बितानी थी। फिलहाल तो सब कुछ सामान्य चल रहा था। हुआ यूँ कि रात के तकरीबन 2 बजे अचानक लाइट चली गई और काफ़ी अंधेरा हो गया। बारात में आए लोगों को कुछ तो मालूम नहीं था उस पेड़ के बारे में, और बारात में एक व्यक्ति ने बहुत बड़ी गलती कर दी अनजाने में। वह बाथरूम करने के लिए उस पेड़ के करीब चला गया। उस व्यक्ति का नाम रवि था। जैसे ही वो रात को अंधेरे में उस पेड़ के करीब पहुंचा तो कुछ ही मीटर में उसे अपने पीछे आते हुए कई लोगों की आवाज़ सुनाई दी। रवि डर जाता है और पीछे देखने लगता है, लेकिन पीछे कोई भी नहीं रहता। अचानक रवि को ऐसा लगता है जैसे उसे कोई पुकार रहा है, रवि रवि कह कह कर। वह भी बहुत कांपती हुई डरावनी आवाज़ में। रवि एकदम डर जाता है और चारों तरफ देखने लगता है, पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। रवि को उस समय ऐसा लगता था कि मानो उसके अगल बगल कई सारे लोग खड़े हों। रवि डर कर भागने की कोशिश करने लगता है। भागने की जल्दी में वह आगे की ओर गिर पड़ता है। गिरकर रवि जैसे ही सामने पेड़ पर देखता है, रवि के होश उड़ जाते हैं। रवि उस पेड़ पर कई सारे बूढ़ी औरतों को एक सफ़ेद लिबास में लटके हुए देखता है। देखते ही वो इतना डरावना लगने लगता है कि रवि के होश उड़ जाते हैं और कुछ ही मिनटों में रवि वहीं पर बेहोश हो जाता है। सुबह हुई तो सभी लोग रवि को ढूंढने लगते हैं। रवि कहीं मिल ही नहीं रहा था, पर कुछ ही देर बाद रवि को लोगों ने उस पेड़ के नीचे देखा। रवि को वहाँ से उठाकर घर में लाया गया और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे गए और उसे होश में लाया गया। होश में आने के बाद सभी लोगों ने रवि से पूछा, क्या हुआ था रवि, तुम वहाँ पेड़ के पास बेहोश क्यों पड़े थे, बताओ हमें। रवि अपनी कांपती हुई जुबान से अपनी आप बीती लोगों को सुनाता है। रवि की बात सुनकर बारात में आए लोग गुस्से में आकर पेड़ को काटने की बात करने लगते हैं और पूरे गुस्से में कहने लगते हैं, आप लोगों को पहले ही बता देना चाहिए था इसके बारे में। आप लोगों ने हमें क्यों नहीं बताया।
वहीं मौजूद कुछ लोगों को भरोसा ही नहीं था कि भूत प्रेत भी होते हैं, पर कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा भरोसा था। देखते ही देखते वहाँ गर्मी सी छा गई। माहौल बनता जा रहा था जो कि बहुत गर्म था। वहाँ मौजूद पुजारी ने भी सभी लोगों को शांत करवाया और कहा, ठीक है, इसका एक उपाय है। अगर पेड़ को काट दिया तो शायद गांव पर विपत्ति आ सकती है, इसलिए हम लोग इस पेड़ को काट नहीं सकते। हाँ, पर एक काम जरूर कर सकते हैं। इस पेड़ पर एक मंत्र के द्वारा सिद्ध एक काली डोर बांध सकते हैं, पर ध्यान रहे ये डोर कभी भी टूटनी नहीं चाहिए। और उसके बाद उस पेड़ में डोर को बांध दिया जाता है, फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है। फिर कभी भी किसी ने उस पर भूत प्रेत होने का जिक्र नहीं किया, परंतु कहा जाता है कि उस डोर को तोड़ दिया जाए तो फिर से गांव पर एक भयानक विपत्ति आ सकती है। जिस समय वह डोर बांधी गई थी उस समय वहाँ पर बहुत ज़ोर की आंधी चल रही थी कुछ देर के लिए। आज भी वह भोतहा पेड़ वहीं सड़क के किनारे खड़ा है, सीना ताने हुए, और आते जाते लोगों को घूर रहा है वहाँ से। इस कहानी का नाम है डायन का प्रकोप। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज इस वीडियो को। लेकिन शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए शुरू करते हैं। इस संसार में अनगिनत खौफनाक चीज़ें मौजूद हैं। हर एक को जान पाना बेहद मुश्किल है। जो घटना पर्दे के पीछे होती है, शायद उसे जान पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, परंतु जो घटना पर्दे के बाहर होती है वो लोगों से छिप नहीं सकती। और एक न एक दिन इस तरह की खौफनाक घटना लोगों के ज़ुबान पर आ ही जाती है। सन 1966 गांव टेहला में जो खौफनाक घटना एवं दर्दनाक घटित हुई थी, जिसने गांव की नींव हिलाकर रख दी। लोगों के अंदर इतनी खौफ जाग गई थी जिसके बाद लोग उस गांव का नाम लेने से भी डरते थे। सन 1966 में हमारा भारत इतना विकसित नहीं था, यहाँ तक कि लोगों को सोने के लिए एवं रहने के लिए ईंट के मकान तक नहीं थे। उस समय गांव की गरीबी भी चरम सीमा पर थी। लोगों के पास उस समय केवल फूस के घर ही थे, इसलिए अधिकांश लोग गर्मी के दिनों में घर के बाहर ही सोते थे, चारपाई लगाकर। उस समय वो लोग जानते थे कि इन्हें बाहर सोने में कितना खतरा है, क्योंकि बाहर से किसी भी समय जंगली जानवरों का हमला हो सकता है। लेकिन मजबूरी में उन्हें सोना ही पड़ता था। गांव में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक ही कुछ ऐसा हुआ कि गांव के अधिकांश बच्चे बीमार पड़ने लगे। उन्हें उल्टी होने लगी। सभी बच्चों के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। दर्द जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। सभी बच्चों में एक बात तो सामान्य थी कि सभी के पेट में दर्द था। धीरे धीरे उनकी हालत और ख़राब हो रही थी। गांव के लोगों ने देखा कि बच्चे जब उल्टी कर रहे थे तो उनके मुंह से छोटे छोटे कीड़े निकल रहे थे। बच्चे
लगातार यही कह रहे थे कि हमारे पेट के अंदर कुछ है जो चल रहा है। वहाँ के लोग समझ चुके थे कि ज़रूर कोई बहुत बड़ी महामारी फैल चुकी है इस जगह पे। उन लोगों के पास इतना भी नहीं था कि वो शहर जाके अपने लोगों का इलाज करवा सके। एक बार रात को जब अधिकांश लोग जो अपने घर के बाहर सोए हुए थे, उन्हें ऐसा लगा कि उनके चारों ओर कोई घूम रहा हो, उन लोगों ने तुरंत ही उठकर इधर उधर देखा तो, लेकिन अंधेरे में उन्हें कुछ भी नहीं दिखा। फिर अगले ही दिन सुबह में गांव में एक बात आग की तरह फैली। कई लोगों का कहना था कि जब हम सोए हुए थे तो हमें लगा हमारे बगल कोई है जो वहाँ घूम रहा है, और जैसे ही मैं उठा तो देखा कि जंगल के रास्ते कोई औरत अंदर जा रही हो। उधर गांव में बच्चों की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर ये क्यों हो रहा है। इस गांव के ही एक व्यक्ति ने कहा कि कल जब मैं जंगल के रास्ते से जा रहा था तो मैंने दूर एक औरत को बैठा देखा था। देखने में तो वो औरत बेहद अजीब लग रही थी। उसके हाथ में एक धारदार हथियार था। आखिर वो वहाँ पे क्या कर रही थी? पेड़ के पीछे छिपकर मैं काफ़ी देर से उसकी हरकत को देख रहा था। पता नहीं कैसे अचानक ही वहाँ बहुत तेज सी आंधी आई और वो औरत मेरी नज़रों से ओझल हो गई। मैं उसे इधर उधर देख रहा, लेकिन वो मुझे फिर नहीं दिखी। तो हो सकता है शायद वही औरत हो जो रात में आती है। गांव वाले समझ चुके थे कि कुछ तो है जो इस जगह को इतना परेशान करे हुए है, क्योंकि अचानक ऐसा होना कैसे संभव है। गांव के कुछ लोगों ने जंगल जाने का फैसला किया। वो देखना चाहते थे कि आखिर उस जंगल में कौन है जो इस जगह की तरफ बुरी नज़र डाल रहा है। ये सोच तकरीबन 5 लोग उस जंगल की ओर चल पड़े। अपने अपने हाथों में लाठी डंडे और मशाल लेकर। दोपहर के 11 बज रहे थे और अब ये लोग जंगल के अंदर पहुंच चुके थे। जंगल की शुरुआत से ही तेज़ हवाएं चल रही थी। सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट बेहद डरावनी लग रही थी। लोगों ने गौर किया कि इतने बड़े जंगल में उन्हें एक भी पशु पक्षी देखने को नहीं मिल रहा है, मानो वो कहीं विलुप्त हो गए हैं। फिर भी हिम्मत जुटाए ये लोग घने जंगल की ओर चले जा रहे थे। जंगल के काफ़ी अंदर आकर इन लोगों के पैर थम से गए। इन लोगों ने अपने अपने सामने जंगल के सारे पशु पक्षियों को मरा हुआ देखा। उन्होंने देखा कि सारे पशु पक्षी मर चुके हैं, इधर उधर बिखरे पड़े हैं। इन लोगों ने देखा कि सारे पशु पक्षियों को किसी ने नोच नोच कर खाया हो। ये देख इन लोगों के होश उड़ गए। इन लोगों को समझ में आ चुका था कि इस जंगल में ज़रूर कुछ बात है। आखिर अचानक से ऐसे हालात कैसे हो सकते हैं? इन लोगों को लग रहा था कि आखिर किस तरह की महामारी फैली है जो लोगों को तथा पशुओं को भी नहीं छोड़ रहा। इतना तो समझ में आ गया था जो कुछ भी हो रहा है इसी जंगल में
मौजूद है, पर पता यह करना था आखिर यह कौन है। धीरे धीरे अब शाम हो रही थी। चारों ओर अंधेरा छा रहा था। जंगल की खौफनाक सरसराहट पूरे जंगल पर डेरा डाल चुकी थी। जब काफ़ी अंधेरा हो गया तो यह लोग अपने पास रखे मशाल को जलाकर जंगल के अंदर और अंदर जाने लगे। जंगल के काफ़ी अंदर आ जाने के बाद इन्हें अपने से थोड़ी दूर पर कुछ रोशनी सी दिखाई पड़ी। इन लोगों को लग रहा था कि इस घने जंगल में इतनी दूर आखिर यहाँ कौन है। फिर इन लोगों ने सोचा कि जो कोई भी हो चलकर देखना तो पड़ेगा ही, और वह लोग उसी तरफ चले जाने लगे। जैसे जैसे ये लोग वहाँ तक पहुँचने वाले थे वैसे वैसे इनके कानों में कई बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। यहाँ से रोशनी आ रही थी। वहाँ पहुँचने से 10 कदम दूर यह लोग एक पेड़ के पीछे छिपकर सामने देखने लगे कि आखिर वहाँ क्या है। अपने पास जल रहे मशालों को भी इन लोगों ने बुझा दिया और सामने देखने लगे। अपने सामने इन लोगों ने जो देखा, इन लोगों का शरीर हिलकर रह गया। इनके होश उड़ गए। इन लोगों ने देखा कि सामने काले लिबास में एक औरत बैठी हुई है और उसके बगल में मशाल जल रहा है। उसके पास तकरीबन एक टोकरी भरा हुआ पंछियों से रखा हुआ है और वो औरत एक एक कर सभी पंछियों को आग में जलाकर भस्म कर रही है और कुछ मंत्र भी कह रही है। सिर्फ यही नहीं, उसके बगल में 5 जिंदा बच्चे जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे वह वहाँ चिल्ला रहे थे, और एक बच्चा था जो जिंदा नहीं था। उस औरत के पास एक बड़ा कटोरा था। हम लोगों ने देखा कि औरत उस समय सारे बच्चों का कलेजा चीर कर निकाल रही है और उस कलेजे को निकाल कर उसी पात्र में रख रही है। हम लोग समझ गए थे कि यह औरत कोई साधारण औरत नहीं है, यह एक जादू मंत्र करने वाली डायन है। यह तो एक एक करके सारे बच्चों को मार डालेगी। इसी औरत की वजह से सारे बच्चे गांव में बीमार पड़ रहे हैं। अगर हम लोग जल्दी कुछ नहीं करते हैं तो यह औरत इन बच्चों को भी ख़त्म कर देगी। हम लोग सोच लिए थे कि हम लोग इस औरत को माफ़ नहीं करेंगे, चाहे जो भी हो। हम लोगों ने मशाल को फिर से जलाया और हाथों में लिए डंडे को लेकर उस औरत के पास पहुँचे। हम लोगों ने उस औरत को चारों ओर से घेर लिया। हम लोगों ने पूछा, आखिर कौन हो तुम? तुम्हारा नाम बताओ। तो उसने कुछ नहीं बोला और लाल आंखें दिखाकर हम पर गुर्राने लगी। इस औरत का चेहरा बहुत डरावना था। बिखरे बाल, लाल आंखें और खून से सने हाथ देखकर हम लोगों का दिल काँप गया था। वो औरत हम लोगों के बीच से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन हम लोगों ने उसे कसकर पकड़कर उसके हाथ पैर बांध दिए। लेकिन फिर भी वो औरत हम लोगों की तरफ अपने पंजे मार रही थी। इसी बीच हम लोगों ने डंडे से उसके सर पर जोर से प्रहार किया और वो वहीं बेहोश हो गई। फिर हम लोगों ने सोचा, अब जो भी इससे पूछना होगा गांव में चलकर पूछ लेंगे। और हम लोग इस औरत को जंगल से उठाकर गांव में ले आए और साथ में हम लोगों ने उन बच्चों को भी गांव में ले आने का फैसला किया। इस औरत को
देखने के लिए गांव में काफ़ी भीड़ जमा हो गई थी। जंगल से गांव तक आने में समय काफ़ी हो चुका था। रात के तकरीबन 1 बज रहे थे। हम लोगों ने सोचा जो भी फैसला करना होगा आज रात को ही करेंगे, क्योंकि लोग कह रहे थे कि इसका फैसला हम कल सुबह करेंगे। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि ऐसा ना हो कि सुबह के चक्कर में कहीं ये औरत यहाँ से भाग जाए तो हमारे लिए काफ़ी घातक साबित होगा। गांव के लोगों ने उस औरत को एक पेड़ से बांध दिया। थोड़ी ही देर में उस औरत को होश आया तो लोगों ने उससे पूछा कि आखिर तुम कौन हो और कहाँ से आई हो, क्योंकि तुम गांव की तो नहीं हो, तो बताओ आखिर कौन हो तुम। वह औरत लगातार यही कहे जा रही थी कि तुम में से कोई भी नहीं बचेगा, पूरा गांव का विनाश हो जाएगा, तुम्हें जो भी करना है कर लो। उस औरत के चेहरे पर डर बिल्कुल भी नहीं था। गांव में गुस्साए लोगों ने उस औरत पर मिट्टी का तेल छिड़क कर उसे जिंदा जला दिया। जिंदा जल रही औरत इतना तेज चिल्ला रही थी मानो उसकी खौफनाक चीखें कलेजा चीर दे। देखते ही देखते वो औरत जलकर खाक हो गई और उसकी हड्डियां वहीं बिखर कर पेड़ के नीचे पड़ी हुई थी। गांव के लोगों ने वहां से सारी हड्डियां चुनकर एक घड़े में रख दिया और उसे नदी में प्रवाहित कर दिया। लोग समझ रहे थे अब उनकी परेशानियां दूर हो गई, क्योंकि इन लोगों के सभी बच्चे ठीक हो चुके थे। पर इस घटना के 2 दिन बाद बहुत सारे लोगों ने गांव में यह बात फैलानी शुरू कर दी कि जब वे सोते हैं तो वो जली हुई औरत रातों को नींद में आती है। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। कुछ लोगों ने तो यह भी दावा किया कि उस औरत को उसी पेड़ के नीचे देखे हैं वो लोग। कुछ ही दिन बाद उस गांव में ऐसा प्रकोप छा गया कि लोग उस गांव को छोड़कर कहीं और चले गए। अभी तक यह पता नहीं लग पाया है कि बाद में डायन ने कैसा प्रकोप ढाया कि सारे गांव वाले इधर उधर हो गए। अभी तक उस गांव को भूतिया गांव माना जाता है। उस गांव का नाम लेते ही लोगों की रूह कांप जाती है। तो कहानी अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को। तब तक के लिए चलते हैं रोज की तरह। बाय यार, बहुत लंबी कहानी। हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अपने दोस्त की भेजी हुई एक सच्ची भूतिया घटना सुनाने जा रहा हूँ। तो इस कहानी को पूरा सुनना, ये बहुत ही डरावनी और सच्ची कहानी है। इस कहानी का नाम है प्रेत के साथ यात्रा। बिहार राज्य के एक बड़े से शहर बिहार शरीफ के रहने वाले सूरज अपने साथ घटी इस भयानक घटना को बताने जा रहे हैं। मेरी उम्र 25 वर्ष है और मेरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, इसलिए मुझे उस दिन दिल्ली किसी काम से जाना था। तारीख थी 22 मार्च 2011। मैं जाने के 2 दिन पहले से ही सारा सामान पैक कर रखा था। 22 मार्च 11 बजे रात को मेरी ट्रेन थी। मुझे अकेले ही जाना था, इसलिए मैं 22 मार्च को शाम में बिहार शरीफ से पटना के लिए बस से ही रवाना हो गया था, क्योंकि पटना स्टेशन से ही मेरी गाड़ी थी। वहीं से मेरी गाड़ी खुलने वाली थी और मैं स्टेशन पहुंचकर ट्रेन आने का इंतज़ार कर रहा था। पटना तो मैं ट्रेन आने के 2 घंटे पहले ही पहुंच चुका था। 1 घंटे तो मैंने इधर उधर घूमकर काट लिए। फिर मैं स्टेशन ही गया। 1 घंटे के अंदर मेरे पास एक बड़ा सा बैग था जिसमें खाने पीने की सामान थी। जब गाड़ी आने में लेट थी तो मैं स्टेशन के बाहर पार्किंग की ओर घूमने के इरादे से
चला गया। भारी बैग मेरे पीठ पर एक बड़े बोझ के सामान लग रही थी। पार्किंग की तरफ मुझे घूमते हुए मेरी नज़र दूर अंधेरे कोने में एक बैठी हुई औरत पर पड़ी। उसके हाथ में मैंने एक कटोरा देखा। मुझे लगा शायद ये भीख मांग रही होगी। फिर मुझे लगा ये औरत कोने में क्यों भीख मांग रही है। वह गंदे मैले कुचैले वस्त्रों में थी। उसकी हालत देखकर मुझे उस पर दया आ गई और मैं उसे कुछ पैसे देने के इरादे से उसकी ओर चल दिया। वो औरत सीमेंट के एक बने चबूतरे के उस तरफ थी। मुझे चबूतरे के उस ओर घूमकर जाना पड़ता। जैसे ही मैं उस ओर पहुंचा तो मैंने देखा कि वो औरत वहाँ पर नहीं थी। मैं एकदम से चौंक गया। मुझे लगा इतनी जल्दी ये कहाँ चली गई। अभी तो ये एक अपाहिज की तरह यहाँ पड़ी हुई थी। मैं यही सोच रहा था कि अचानक ट्रेन आने का आवाज़ आया मेरे कानों तक और मैं दौड़कर वहाँ पहुँचा। मैंने एसी बोगी में सीट रिज़र्व करवाया था और मैं खिड़की की तरफ बैठा हुआ था। ट्रेन में तो थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी ही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में सब कुछ सामान्य हो गया। ट्रेन तक भागकर आने में मेरा गला सूखने लगा था, इसलिए मेरे बैग में पड़ी पानी की बोतल को मैंने निकाला और पानी की एक घूंट पी ली। और इस बीच ट्रेन कुछ मिनटों में खुल गई। मैं लेफ़्ट साइड की खिड़की की तरफ था, लेकिन मेरे बगल की सीट अभी भी खाली थी। लगभग 10 मिनट तक वहाँ कोई भी नहीं आया बैठने के लिए। कुछ देर बाद मैंने देखा कि टीटी अपने साथ एक औरत को लाया और उसे मेरे बगल में बैठा दिया। मैं खिड़की की तरफ बैठा हुआ था और शीशे से बाहर गुजरती हुई पेड़ों को देख रहा था। अंदर ऐसी बोगी में काफ़ी शांति का माहौल था और अब रात के तकरीबन 12 बजे से ज़्यादा हो चुके थे, इसलिए मुझे अब नींद भी आ रही थी। रह रह कर मेरे पलकें मूंदे जा रही थी। मैंने एक नज़र अपने बगल बैठी उस औरत पर डाली। मैंने देखा जिस तरह उसे बिठाया गया था वो एकदम मूर्ति की तरह वहीं बैठी हुई थी और सामने एक सीधा नज़र से देख रही थी। उसकी ये हरकत देखकर मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। फिर मैं उस पर उतना ध्यान नहीं दिया और सोने की चेष्टा करने लगा। आँख लगे बस कुछ ही क्षण हुए थे कि अचानक मुझे लगा मुझे कोई सपने में धक्का देकर उठा दिया हो। मैं चौंक कर उठ गया और तुरंत घड़ी में समय देखा। रात के 2 बज रहे थे। सपने के कारण मैं थोड़ा घबरा सा गया, इसलिए मैं बाथरूम की ओर चल पड़ा थोड़ा फ्रेश होने के लिए। रात के अब 2:30 बज रहे थे। सभी लोग सोए हुए थे ट्रेन में। मैं बाथरूम से आकर अपनी सीट की ओर जाने लगा। वहाँ पहुंचकर मैंने देखा वो औरत मेरी सीट पर बैठी हुई थी। मैंने उस औरत को कहा, देखिए ये मेरी सीट है, आप अपनी सीट पर जाके बैठिए और मुझे वहाँ बैठने दीजिए। पहले तो वो औरत सामने की ओर देख रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने ये बात कहा वो औरत एक अजीब नज़रों से मेरी ओर देखने लगी। मैंने उसकी आंखें देखी। उसकी आंखों की पुतलियाँ एकदम फैली हुई थी। नींद की एक झलक भी उसकी आंखों में नहीं थी। बहुत ही डरावनी आंखें थी उसकी। मैं 2-4 बार उसे वहाँ से हटाने के लिए कह रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं सुन रही थी और वहीं बैठी रही। फिर मैंने उससे कुछ नहीं कहा और उसके सीट पर जाके बैठ गया। मुझे उस पर गुस्सा तो आया ही, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। अगर मैं उसे कुछ कहता तो शोर शराबे में ट्रेन के बाकी सभी लोग जाग जाते। इस कारण से मैं उसे कुछ नहीं कह रहा था। कुछ ही देर बाद मुझे फिर से नींद आने लगी और मैं सो गया। मैं नींद में ही था कि अचानक मेरे नाकों तक एक अजीब सी खुशबू आई और देखते ही देखते मेरी नींद खुल गई। मुझे लगा इतनी देर तो
कोई खुशबू नहीं आ रही थी, पर अचानक से ये खुशबू कहाँ से आ रही है। मैंने इधर उधर नज़र घुमाया, पर मुझे कहीं कोई नहीं दिखाई दिया और थोड़ी देर के अंदर वो खुशबू बिल्कुल समाप्त हो गई। मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। मैंने अपने बगल बैठे फिर उस औरत पर नज़र डाली। रात के 3 बज रहे थे। अभी तक उस औरत की आंखों में नींद ही नहीं था। उसका चेहरा एकदम अजीब सा लग रहा था, एकदम लाल। उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कुछ ही क्षण में मैंने देखा वो औरत अपने सीट से उठी और बाहर गेट की ओर चली गई। डर तो मुझे लग रहा था, लेकिन मैंने फिर भी आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे उसे देखने के लिए चला गया। मैं जानना चाहता था आखिर ये क्या करती है। मैं वहीं एक कोने से छिपकर उसे देख रहा था। शुरू में तो मैंने देखा कि वो औरत एकदम मूर्ति की तरह खड़ी है, गेट के पास और सामने की ओर देख रही थी। बाहर से आ रही तेज हवाओं के कारण उसके बाल भी लहरा रहे थे, जो उसके चेहरे को डरावना बना रहे थे। कुछ ही क्षण बाद मैंने उस औरत की हरकत देखी तो मेरे होश ही कहीं ना कहीं उड़ गए थे। उसे देखकर मेरा पूरा का पूरा शरीर थरथरा रहा था। मैंने देखा कि वो औरत गेट के एक कोने पर अपना पूरा चेहरा उस पर रगड़ रही है, मानो उसे कोई दर्द ही नहीं हो रहा हो। चेहरे से गिरे खून नीचे फर्श पर थे। अब मैं घबरा गया था और पीछे की ओर हट गया। अचानक उसकी नज़र हम पर पड़ी। मैंने उसकी शक्ल देखी तो इतनी डरावनी शक्ल किसी आदमी की तो नहीं हो सकती। चोट के कारण मांस चेहरे से लटक रहा था। आंखें उसकी फटकर बह रही थी, मानो एक चुड़ैल हो अपने सामने। और देखते ही देखते वो औरत नीचे छलांग लगा देती है। उस अंधेरी रात में वो औरत चलती ट्रेन से कूद चुकी थी, पर पता नहीं वो कहाँ गिरी। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और किसी तरह डर के साए में रात काटी। बाद में मैं दिल्ली अपने दोस्त के घर पहुंचकर यह सारी बात उसके परिवार वालों को सुनाई। उन लोगों ने कहा, अगर तुम्हारी कही बात सच है तो तुम्हारा सामना एक खतरनाक चुड़ैल से हुआ था। ये भूत प्रेत ही होते हैं, यह आत्माएं इसी रूप में भटकती रहती हैं। ये किसी का भी रूप ले सकती है। तुम तो किस्मत वाले हो कि बच गए। बहुत लोगों के साथ ये होता है कि भूत प्रेत उन्हें अपने साथ ही खींच लेते हैं। इन लोगों की ये बात सुनकर मुझे पता चला कि आज के ज़माने में भी ये सब चीज़ें मौजूद हैं।